चलो आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी। आइए इलास्टिसिटी पढ़े ईमानदारी से। देखो मुंडी को ऊपर, देखिए बेटा प्लीज सुनिए। इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, सवाल हर बार आया है, क्वेश्चन हर बार पूछा है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से सुन लीजिए प्लीज। टाइमिंग आप लोगों को कंफर्म है कल 10:30 बजे। और एक बात और, कल कितने लोग टेस्ट देते हैं भाई उधर? तो भी ऐसा है तो रेज योर हैंड। कोई तो है ही नहीं, अकेले तुम ही हो जो टेस्ट देती? बस छोड़ कर क्या करना है। अरे आराम से पढ़ लेना बेटा इधर। कल 10:30 बजे से टेस्ट है बेटा। कल 10:30 से क्लास है और इसमें जो है हम लोग नहीं 10:30 और 10:30 से क्लास है। इसमें कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज पढ़ाना बहुत हद तक, कल 1 आध घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल क्वेश्चन करा के फिर हीट स्टार्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिए शाम। चलिए ध्यान से सुनिए। इलास्टिसिटी में बेटा एक बात ये समझिए, इलास्टिसिटी, अब सुनिए ध्यान से। इलास्टिसिटी के बारे में आप बहुत बार अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख चुके हैं, अमूमन इसको देखते ही रहते हैं, कई बार देखते हैं। अच्छा जैसे सोचिए स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। स्प्रिंग के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से खींचते हैं और छोड़ते हैं, वापस आ जाता है। स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं और छोड़ते हैं, वापस आ जाता है। कई जगह हम इलास्टिसिटी को देखते हैं, कई जगह इलास्टिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर बेटा इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। बेसिकली एक बात समझिए, जो मटेरियल होता है, सब्सटेंस जो होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है इलास्टिक और एक होता है नॉन इलास्टिक। जैसे प्लास्टिक बोलते हैं, नॉन इलास्टिक और प्लास्टिक। रबर की गेंद को आप ऐसे करके प्रेस करते, छोड़ते हैं, वापस आ जाता है, तो वहां पर बोलते हैं उसमें इलास्टिसिटी है। कुछ बॉडी ऐसे होती है जिसको आप डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगा के उसके शेप को बदलते हैं, वो परमानेंटली डिफॉर्म रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक। अरे बात समझ में? अब यहां पर बेटा तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता है। यानी बॉडी में टेंडेंसी होती है शेप को रिगेन करने की। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच body having tendency to regain its original shape, तो यहां पर बेटा सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिसिटी में पहली बात हमने समझा कि इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी हैविंग टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, छोड़ते हैं तो रीगेन कर लेता है, स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो रीगेन कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से बेटा, ध्यान से। इस तरह का प्रॉपर्टी जिस किसी बॉडी में होता है उसे बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब यहां पर बेटा जानते हो, जब हम इलास्टिक बॉडी को, सुनिएगा पहले आराम से, व्हेन इलास्टिक बॉडी, आराम से सुनिए जो मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, व्हेन इलास्टिक बॉडी बी डिफॉर्म, सुनिएगा ध्यान से। डिफॉर्म्ड का मतलब होता बेटा कि उसके शेप से उसका जो शेप है ओरिजिनल, उसको हम डिफॉर्म करें, मतलब उसके शेप में चेंज ला रहे हैं, उसके डायमेंशन में चेंज ला रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है,
व्हेन अ बॉडी बी डिफॉर्म, तो डिफॉर्म करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बाहर से फोर्स लगाते हैं, आप स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं। आपका जो फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे उसे? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप फोर्स लगा के खींचते हैं ना उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। या कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को तो उसे क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है जिस फोर्स की वजह से बॉडी डिफॉर्म हो उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पर बेटा व्हेन इलास्टिक बॉडी बी डिफॉर्म, तो जैसे ही कोई इलास्टिक बॉडी को आप डिफॉर्म करते हैं तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। आपने देखा होगा जब आप स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है और इसके नेचुरल लेंथ से जब आप खींचते हैं, जब आप इसको स्ट्रेच करते थे तो क्या उसमें स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता था? ये स्प्रिंग फोर्स का हमेशा टेंडेंसी होता है कि स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाए, नेचुरल लेंथ में आ जाए। हम इसे रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जब भी इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करोगे तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इलास्टिसिटी का यही रीजन है, जिस किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन के बाद रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया हम बोले वो इलास्टिक है। प्लास्टिक में क्या होता है, डिफॉर्म करोगे ना तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं होता है। जहां जनरेट हो जाए, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाए जो कि वापस उसको ओरिजिनल लेंथ में ले आए तो हम बोलते हैं वो इलास्टिक है यार, देखो ना उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया। और जिस किसी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं हुआ तो हम बोलते हैं वो नॉन इलास्टिक है यार, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो प्लास्टिक है। अरे तो बात समझ में? तो जब हम बॉडी को, वेरी इलास्टिक बॉडी भी डिफॉर्म, देन रीस्टोरिंग फोर्स generates in the body, then restoring force generates in the body। देखिएगा आराम से बेटा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। generates in the body, देखिए यहां पर पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ये आप ही के लिए। पहले समझ लीजिए, मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा। पहले बेसिक पॉइंट से जिसे आप क्लियर कीजिए, बार बार हम इस्तेमाल करेंगे उसे। तो जब भी किसी बॉडी को आप डिफॉर्म करते हैं तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, है ना। और ये रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोज करता है डिफॉर्मेशन का, which always opposes the deformation, which always opposes the deformation, which always opposes the deformation, always opposes the deformation। यही जो है डिफॉर्मेशन का अपोज करता है, यही इलास्टिसिटी की खासियत है बेटा। दिस इज द खासियत ऑफ द इलास्टिसिटी, है ना। मेन यही है। मैं आपको पूरे इस चैप्टर का निचोड़ बताऊं तो यही है, इसी पर सारा चैप्टर टिका हुआ है कि जब भी इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म किया बस उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, और यही रीस्टोरिंग फोर्स है जिस पर कि पूरा ये चैप्टर टिका हुआ, और इलास्टिसिटी का कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। अच्छा एक बात सुनिए, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है, मेरी बात सुनिए। हाँ, लेकिन स्टील क्यों है? हम तो रबर को बहुत खींच देते हैं। हम तो रबर, देखो कितना अच्छा इलास्टिक, और देखो खींच दिया। स्टील के बार को खींच नहीं पाओ। इलास्टिसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना ज्यादा खींच सकें। इलास्टिसिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि जरा सा खींचने पर अंदर बहुत बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो, जिसमें जितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है बोलते हैं गुड इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स का जनरेट होना जो कि डिफॉर्मेशन, किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन का बहुत तेज अपोज करे। जो जितना ज्यादा अपोज करेगा बोलते हैं वेरी गुड इलास्टिक, वेरी गुड इलास्टिक। जिसका मैं बोलूं कि अगर कोई रिजिड बॉडी है तो हम बोलेंगे उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। एक रिजिड बॉडी है उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी। आगे हम लोग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं यार एक रिजिड बॉडी है तो मन में आता है रिजिड बॉडी दैट इज कैन नॉट बी इजीली डिफॉर्म्ड, आप उसे आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नो बॉडी इज द रिजिड बॉडी, हमारे सराउंडिंग में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है। बस बोलते हैं कुछ है, जैसे क्वार्ट्ज है, रेयरली फाउंड है, वो आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता है। तो वो सब जो ऐसे बॉडीज हैं जिनकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है,
बहुत ज्यादा इलास्टिक है, मतलब उसको हल्का सा तुम बहुत बड़ा फोर्स लगाओ, हल्का सा भी डिफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा भी डिफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है और वो बॉडी डिफॉर्म ही नहीं हो पाता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि बहुत बड़ा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है और एकदम तेजी से अपोज करता है। तो स्टील एंड रबर में हम लोग इलास्टिसिटी इस बात पे नहीं बोलते हैं कि कौन ज्यादा खींच गया, हम इस बात पे बोलते हैं कि कौन जरा सा खींचने पर जिसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत बड़ी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुई। इसलिए स्टील और रबर में हमारा आंसर होगा स्टील इज मोर इलास्टिक। ये मोर इलास्टिक, हम इसको क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक। स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। रबर तो फर्जी है, रबर तो इलास्टिक बोलते ही नहीं है, रबर को तो इलास्टोमर बोलते हैं। सही मायने में तो रबर इज एन इलास्टोमर। वो बोलते इलास्टिक 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 बोलते रहते, इसलिए रबर इज एन इलास्टोमर। इलास्टिक का एक टाइप होता है, इसे बोलते हैं इलास्टोमर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए देखिए, पहुंचिए यहाँ तक। शांत शांत छोड़ो, अरे वो सेंटेंस भी नहीं आती है। अच्छा, वो कुछ दिन पहले मेहंदी में गई थी, अब शादी में जा रहे हैं। उसकी अपनी बहन की शादी है ना? अरे अरे फैजन वालों को कहाँ बुलाएंगे हम लोग? ठीक भाई, हैं किसके भाई की शादी है? मनोज। मनोज और मनोज है? सही बात यार, केवी पे कौन भरोसा करेगा? केवी पे कौन भरोसा करेगा? चलो खैर, बिठा दे बेटा। देखिए सुनिए बच्चों, ध्यान देना। हाँ चलो चलो चलो, ईमानदारी से अब सुनिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से कंसेप्ट सुनिए। कंसेप्ट देखो बेटा, इलास्टिसिटी, इधर इधर प्लीज, इधर मेरी बात ध्यान से सुनिए। इलास्टिसिटी, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने अभी बात करा। डिफॉर्मेशन से रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, यही तो इलास्टिसिटी का खासियत है। अब यहां पर बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स किससे बोलेंगे बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स किससे बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स को। एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म होगा, ऑलवेज अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करेगा। अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे सुनिए, एक मिनट सुनिए, ये चीजें आप जानते भी हैं, ये चीजें आप जानते भी हैं। अबे गधे, चश्मे से दिख रहा है, चश्मे से दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है यहां पर, देखो ध्यान से। अब यहां पर सुनिए, हाँ शांत शांत है भाई, जो खेल रहा है खेलते रहे, बस दिखना नहीं चाहिए भाई, दिखता है तो ठीक नहीं है ना। अब सुनिए, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता है। जैसे देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कितना अच्छा है, आसानी से चैप्टर समझ में आ जाता है। देखिए स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है तो नो रिस्टोरिंग फोर्स। अब आपने इसे डिफॉर्म किया एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। एफ अब फुट में डी लिख देते हैं, डिफॉर्मिंग। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें जनरेट होगा, रिस्टोरिंग, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट होगा, ऑलवेज अपोजिट। अगर आप इसे कंप्रेस कर, जैसे देखिए आप इसकी जगह पर कोई वायर ले लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज अ वायर। अभी नेचुरल लेंथ में वायर में कोई एक्सपेंशन नहीं है, आपने इसे फोर्स लगा के खींचा हल्का सा, तो ये वायर थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। वायर जैसे थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ बेटा, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसमें देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहां रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स।
डिफॉर्मिंग, बोल रहे हैं ना डिफॉर्मिंग, यानी डिफॉर्म कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन का अपोज करता है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करेगा। अच्छा देखिए यहां पर आप जैसे छोड़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, यानी जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगना बंद होता है, बस बॉडी वापस अपने शेप में लौट आता है। बॉडी अपने शेप में लौट आएगा, लौटेगा किसकी वजह से? इसी फोर्स की वजह से ये लौट जाता है। अगर आपने इस रबर को ही खींचा और यहां तक खींच के और पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ तो यहां तक रुका हुआ है, जैसे आपने छोड़ा बस इसी फोर्स की वजह से वापस आ जाता है। यही इलास्टिसिटी है, इसी पर बेस्ड इलास्टिसिटी। जो मेन पॉइंट है वो तो यही है कि रीस्टोरिंग फोर्स का जनरेट होना, यानी ये पूरी बात का सेंटर अगर बोलूं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, बस इसी पर पूरी कहानी इसकी चारों ओर घूमती रहती है। बस बात समझ में आई? देखिए जरा, आराम से। बिठा दे बेटा। देखिए ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अब इलास्टिसिटी में जो आगे की बात करेंगे वो खुद ही आपको फील होगा कि सर आप बात उसी के इर्द गिर्द कर रहे हो। सबसे जरूरी बात है कि इलास्टिसिटी में दो टर्म है जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मली बच्चों को क्लियर होना चाहिए। पहली बात है स्ट्रेस और दूसरी बात है स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस, बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या चीज है? देखिए स्ट्रेस ये बेटा, जब भी आप बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, इसको आपने इधर से फिक्स कर दिया और आप इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके आप इसे, इसके लेंथ को बढ़ाते हैं, इसके लेंथ को बढ़ाते हैं, ये ऐसे करके यहां तक खिंच जाता है, तो इसमें अंदर ही अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, अंदर ही अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। तो स्ट्रेस का मतलब होता है द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी बेटा जब आप डिफॉर्म करेंगे तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, डिफॉर्म करेंगे तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन है इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आराम से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान से मेरी बात सुनना, यानी ये बहुत आसान है बेटा। अच्छा देखो स्ट्रेस में डिफॉर्मिंग फोर्स का रोल है कि रीस्टोरिंग फोर्स का? रीस्टोरिंग फोर्स का। डिफॉर्मिंग फोर्स का रोल नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स का रोल है। मतलब जो स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी, स्ट्रेस को बेटा सिग्मा से दिखाते हैं, स्ट्रेस को बेटा सिग्मा से दिखाते हैं, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां देखिए, ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात। तो ये स्ट्रेस है बेटा, स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा एक बात बताइए, इसकी असाइनमेंट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी बोलते हैं, या फिर पास्कल भी बोल देते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। तो यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं बोल रहा हूं बार बार उसी के चारों तरफ घूमते रहेंगे और कुछ नहीं इस चैप्टर में, उसी के चारों घूमते रहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स के चारों ही घूमते रहना है बस। देखिए इसे,
आराम से। बेटा चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। बेटा शांति, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर बेटा एक बात ये समझिए, बिल्कुल आराम से सुनना। स्ट्रेस जो होता है बेटा, स्ट्रेस जो होता है वह दो तरह का होता है। ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आराम से सुनो, मुंडी पर करो। स्ट्रेस जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस, जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस या फिर दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। रुकिए रुकिए, पहले सुनिए। स्ट्रेस बेसिकली दो तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है बेटा, यह भी दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आराम से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों कहते हैं नॉर्मल, अभी बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में सब सीख जाओगे। शिवा ठीक से बैठ जाओ, शिव ठीक से बैठ जाओ बेटा, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप सो जाओगे, आंखें मूंद लोगे, है ना, सपनों की दुनिया में तुम खो जाओगे। ठीक है, स्टेथोस्कोप लेके कहीं ना कहीं क्लिनिक में बैठे होगे, ऐसा लिखे से। आराम से, आराम से छोड़ दो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आराम से पढ़ाई लिखाई करो, इसी में सब है। इसे खोल दो, थोड़ा सफोकेशन, इसे खोल दो। हाँ ध्यान दे रहे हो, इतना भी खिड़कियां खोल दो, खिड़कियां खोल दो, खिड़कियां खोल दो। आओ मिलके खिड़कियां खोले, आओ मिलके खिड़की खोलो, खिड़कियां खोलो, जिससे कि तुम सफोकेशन का एहसास ना कर पाओ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। चिंता मत करो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली इधर एयर तेज जाती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है, एयर आपको तेज बहती मिलेगी, इधर अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए मिटा दें। देखिए मैं बोलना चाहता हूं, देखिए अब सबसे पहली बात बेटा, मोटा मोटा आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो तरह का स्ट्रेस होता है, और टोटल मिलाकर बोलना चाहे तो आप बोलेंगे तीन तरह का स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक, यसु लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा नाम शेयरिंग। अब जैसे समझिए, सबसे पहला इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मेरी बात सुनिए, मैं काम की बात करता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं काम की बात करता हूं। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, देखो बेटा पहले सुनो, लॉन्गिट्यूडिनल नाम लॉन्गिट्यूडिनल क्यों है और इसे नॉर्मल स्ट्रेस भी क्यों कहते हैं यह भी समझ जाएंगे। जैसे देखिए पहले तो, जैसे सपोज दैट ये रॉड है, आराम से मेरी बात सुनिएगा,
इस रॉड पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, या तो एक तरफ से रिजिडली फिक्स कर दीजिए वॉल से और फिर खींचिए, या दोनों तरफ से फोर्स लगाकर खींचिए। जब आप बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इसका डिफॉर्मेशन की वजह से जैसे ही डिफॉर्मेशन होता है इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा बेटा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, जैसे सोचिए दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो एडजेसेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया, इसमें जो बॉन्ड होगा बेटा इस एटम का, इस एटम यहां पर एटम इसका बॉन्ड, यहां एटम इसका बॉन्ड, क्या होता है बेटा जब आप खींचते हैं तो सिंपली आप अगर फील करें तो ये क्रॉस सेक्शन यहां आ जाएगा और ये क्रॉस सेक्शन यहां आ जाएगा। ईच बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। इसमें दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, यहां भी दो एटम, यहां भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह होता है। जब आप इसको खींचते हैं तो यहां पर ये दोनों क्रॉस सेक्शन जैसे ही थोड़ा आगे खिसकता है बस इसमें स्प्रिंग वाली टेंडेंसी कैसे रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने लगता है। अब इस क्रॉस सेक्शन में एटम हर जगह है क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो एटम से ही बना है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर ऐसे करके रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है ना, ऐसे करके यहां भी रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो बॉन्ड स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, तो स्ट्रेच होने पर रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, इस क्रॉस सेक्शन पे रीस्टोरिंग फोर्स एवरी पॉइंट पे लग रहा है। इस टोटल को बोलते हैं कि रॉड में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, इस टोटल को हम बोलते हैं रॉड में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया ऐसे उसके परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रहे हैं उस एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए नाम पड़ा नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब एरिया जिस एरिया पे लगा उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस तो समझ में आ गया सर कि नॉर्मल क्यों बोलते हो, क्योंकि जिस एरिया पर लग रहा है उस एरिया के परपेंडिकुलर है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे, क्योंकि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा वो लेंथ के अलोंग है, सो इसलिए लेंथ के अलोंग होने की वजह से इसका नाम पड़ा लॉन्गिट्यूडनल। इसलिए लेंथ के अलोंग है, एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर लगने की वजह से इसे नॉर्मल, और लेंथ के पैरेलल इसलिए हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेटा ये इतने सारे फोर्सेस का टोटल एक दिखाते हैं जिसे बोलते हैं रॉड में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना। तो ये पूरा नहीं दिखा करके अब एक दिखाएंगे, है ना। अब ये मिटा रहे हैं और सिंपली बोलेंगे कि ये क्रॉस सेक्शन सेपरेट हो जाएगा जब आप ऐसे करके खींचोगे तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और जितना भी रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? ये रीस्टोरिंग फोर्स FRES होगा, ये भी FRES होगा, तो यहां पर बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा L which is equal to the restoring force per unit area of cross section। अच्छा ये रीस्टोरिंग फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है कि पैरेलल लग रहा है? परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, मतलब आपको लेना रीस्टोरिंग फोर्स जो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए आपका ये, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा सुनिए, दो नाम तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, कौन कौन सा नाम? नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा इस तरह की स्ट्रेस का एक और नाम है बेटा जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा? इसे टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। अच्छा सोच के देखो टेंसाइल क्यों बोल रहे होंगे, जैसे थ्रेड में टेंशन डेवलप होता है, थ्रेड में टेंशन डेवलप होता है, वायर में टेंशन डेवलप होता है, तो ये टेंशन क्या है? ये रीस्टोरिंग फोर्स को ही तो वायर का टेंशन बोलते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? टेंसाइल स्ट्रेस। मुंडी ऊपर रख के, मुंडी ऊपर रख के। अब अगर मान लो बेटा वही वायर यानी रॉड है और डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा अंदर की तरफ लग रहा है और वायर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, वायर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, मुंडी ऊपर रख रहे हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वायर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, बस फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच का सेपरेशन घटेगा या बढ़ेगा? कम होगा। ऐसे कंप्रेस करोगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। 60 क्या हुआ? 60 होता है बेटा, आंखें खुली हो बंद, है ना,
हम तो सपने में रहते हैं हमेशा। ठीक हो? ठीक है। देखिए अब बताओ बेटा, शांत जब हम कंप्रेस करते हैं अंदर की तरफ तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच का सेपरेशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो जैसे बॉन्ड होता है, बॉन्ड को आप स्प्रिंग सोचिए, अभी नेचुरल लेंथ में रिलैक्स्ड है, जब आप कंप्रेस करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ, ऐसे पुश करेगा, ऐसे नहीं होगा क्या? तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे? सर यहां पर भी सर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहां पर भी क्या डेवलप हो रहा है? स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कहेंगे? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोलेंगे? लेंथ के पैरेलल। क्लियर? और यहां पर बेटा फिर से आप बोलेंगे सर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम इसमें है वही चीज, बस यहाँ स्ट्रेच कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, यही तो है बस। और अंतर क्या है? इस तरह के स्ट्रेस को बेटा एक और नाम दिया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसीलिए सुनो बच्चों, अगर आपको कभी टेंसाइल स्ट्रेस बोले तो बोलना है वो लॉन्गिट्यूडनल, है वो नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप। कंप्रेसिव बोले तो बोलना अच्छा डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेस कर रहा है, टेंसाइल बोले तो डिफॉर्मिंग को बाहर की तरफ पुल कर रहा है। इतना ही अंतर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं। बोलो समझ में आ गया? पहुंचो। डरना नहीं, बस डरना नहीं। बंद करो, कपड़े लगती है। मिटा दें। आज कितनी शांति से लिख रहे हैं, है ना? आओ बेटा डाउट करते हैं, फिर देखते हैं। ऐसा सुनते ही लोग कुछ सुनते ही बस अब चलो हो गया, अब थोड़ा दो चार झटकी मार ले, है ना? बेटा अच्छा बताइए, इस तरह के स्ट्रेस में क्या रॉड का शेप बदला? नहीं, शेप नहीं बदला, लेंथ बदल रहा है लेकिन शेप नहीं बदल रहा है। स्ट्रेट रॉड है तो स्ट्रेट ही है। बोलो क्लियर? हाँ चलो सेकेंड। अरे आराम से। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सुनो सुनो, रुको 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 रुको, सुनो बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसे सुनिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा? देखिए, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस का दूसरा टाइप था वो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मैंने बोला था स्ट्रेस दो तरह का होता है, नॉर्मल और टेंजेंशियल। और नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। यानी है किस तरह का? ये नॉर्मल स्ट्रेस ही है। अच्छा बेटा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब डिफाइंड होता है, मुंडी पर रख के सुनना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब डिफाइंड होता है, जैसे देखिए ये एक बॉडी है, हमने एक बॉडी लिया, वो रॉड भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कोई भी। हमने एक बॉडी को सपोज कर लिया, मैं इधर हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए। अगर मान लो बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स अब एक पॉइंट पे लगाइएगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिफाइंड नहीं होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बिल्कुल डिफाइंड नहीं होगा।
ध्यान से मेरी बात सुनिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ डिफाइंड नहीं होगा। पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पहले कब होता है, यही समझना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम में स्ट्रेस है, वॉल्यूम में स्ट्रेस जानते हैं कब डिफाइंड होता है, जब बॉडी का जो सरफेस है, बाहर से जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो एवरी पॉइंट पर लगे, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर, वो भी परपेंडिकुलर लगे, वो भी परपेंडिकुलर लगे, एवरी पॉइंट पर फोर्स लगे परपेंडिकुलरली, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हर पॉइंट पे वहां पे जो भी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, अगर बॉडी के सरफेस के एवरी पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, जैसे इस एग्जांपल में बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, एक भी पॉइंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट यहाँ खाली नहीं है, जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पे लग रहा है, जितने पॉइंट हर पॉइंट पे लग रहा है, हर पॉइंट पे लग रहा है, सरफेस जो पूरा ऐसे है हर पॉइंट पे लग रहा है। अगर ऐसा लग गया तब जाके हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिफाइंड है। या तो बाहर की तरफ खींच रहे हो या अंदर की तरफ बाहर से दबा रहे हो हर पॉइंट पे, तो देखिए खींचने के लिए हम हाथों से नहीं कर पाएंगे, हमें कोई मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कंप्रेस करने के लिए, बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर के लिए तरफ दबाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, पानी में डुबा देना। अब पानी में डाल दीजिए। जब आप इसको पानी में डालते हैं, इस बॉडी को पानी में डालते हैं, गहराई में ले जाइए, पानी में डालेंगे तो पानी का जो पार्टिकल होगा वो हर पॉइंट पर बाहर से अंदर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रेशर कैसे कंप्रेस करेगा एवरी पॉइंट पर, और एवरी पॉइंट पे अगर लगेगा तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आप नॉर्मली, जैसे आप इस बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स लगा करके डिफॉर्म करके नहीं कर पाएंगे। आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगर डेवलप कराना है तो आपको हर तरफ हर पॉइंट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसा जैसे कि कंप्रेस करने के लिए पानी में, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल कभी बाहर की तरफ तो खींच ही नहीं सकता, हाँ कंप्रेस कर सकता है, अगर पानी में डुबा दे तो ये वाला केस हो जाएगा। ये वाले केस के लिए पानी में हो ही नहीं सकता, फिर आपको किसी मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन केवल ये डिस्कशन का पार्ट है, बोलने की बातें हैं, आपको इसका सवाल नहीं मिलेगा, आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। मुंडी पर करिए, ध्यान से पहले समझिए। तो बेटा सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहता हूं, देखिए आप पढ़िए तो ठीक से पढ़िए, पढ़िए तो ठीक से पढ़िए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन समझ में आए, बनने लगे। ध्यान से सुनिए। तो मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड होता है, जब सरफेस के एवरी पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलरली लगे, तब जाकर के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिफाइंड होता है। ध्यान रहे, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में शेप नहीं बदलेगा बॉडी का, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी शेप नहीं बदल रहा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में भी शेप नहीं बदलेगा बॉडी का। जिस साइज का है, मतलब जिस तरह का दिखता है उसी तरह का रहेगा। हाँ आकार में यहाँ छोटा रहेगा, पानी में डालोगे ना तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा खासा, अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन अच्छा खासा ऑब्जर्व करने वाली बॉडी हो जिसमें डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर सके। आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, अगर आप उसको पानी में डालिएगा, ज्यादा गहराई में ले जाइए ताकि ज्यादा प्रेशर हो, तो ये बॉल टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाएगा कि बॉल था क्यों बन गया, बल्कि ये बहुत होगा तो एक छोटा रेडियस का हो जाएगा, लेकिन शेप वही रहेगी, शेप वही रहेगी। बोलो बात समझ में आई? अगर आप समझ रहे क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से शेप बदलता है? नो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से शेप बदलता है? नो। क्या बदलता है? डायमेंशन, मतलब डायमेंशन चेंज हो जाएगा, लेकिन शेप नहीं बदलेगा, शेप वही रहेगा। बॉल है तो बॉल ही रहेगा, बस डायमीटर कम या ज्यादा हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? पक्का कसम से? तो पहली बात तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिफाइंड कब होता है ये समझना है। अब सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए, ये वाला मैं मिटा देता हूं, इसमें समझाता हूं, ठीक है? देखिए बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये जरूरत नहीं है, बस एक बार बोलना होता है ताकि आपके दिमाग में एक कॉमन कंसेप्ट डेवलप हो। अब इस बॉडी को आपने पानी में डुबाया, ईमानदारी से सुनना, ठीक से सुनो वरना डूब जाओगे तुम वक्तों, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनना, हर पॉइंट पे फोर्स लगाया तो क्या होता है बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो जो बॉन्ड होता है लाइक स्प्रिंग होता है। जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगा? क्या यहाँ स्प्रिंग कंप्रेस होगा? हर पॉइंट पे बाहर से फोर्स लग रहा है तो हर पॉइंट कंप्रेस होगी, अरे अंदर की तरफ कंप्रेस नहीं होगी, और कंप्रेस होगी तो वहां रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। यानी जिस पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, तो तुरंत अंदर ही अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है,
वो तो मैं कुछ पॉइंट दिखाया हूं। रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ, अगर ये अंदर की तरफ प्रेस करा तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। ये देखिए यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, अंदर में बाहर की तरफ में। जहां जहां तुम प्रेस करोगे वहां वहां रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट डेवलप होगा और वो चाहेगा कि वो पोर्शन वापस नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए, नेचुरल पोजीशन में पहुंच जाए, ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए। हम कहते हैं इस चक्कर में पूरे वॉल्यूम में, अब जैसे यहाँ का बॉन्ड दबेगा तो उसके पीछे लगे दबेगा, उसके पीछे लगे दबेगा, उसके पीछे पूरा वॉल्यूम में स्प्रिंग जो है बॉन्ड वो दब जाते हैं, जिसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स पूरे वॉल्यूम में डेवलप हो जाता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अमित जी सोना नहीं कसम से, ठीक है? तो रीस्टोरिंग फोर्स हर जगह डेवलप होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? पूरे वॉल्यूम में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ दबाओगे तो यहाँ का मॉलिक्यूल दबेगा, इसके पीछे का भी मॉलिक्यूल दबेगा, दबेगा दबेगा दबेगा, पूरे वॉल्यूम में दब जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हर जगह रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इसलिए बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नाम पड़ा इसलिए क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक पूरे वॉल्यूम में। अब एक बात सुनिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वेरी सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। देखिए ध्यान से सुनिए, ये देखिए यहां पे देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है बेटा? जैसे ये सरफेस है तो ये सरफेस समझ लो, ठीक है? बाहर से अंदर से भी वही समझ लो। तो रीस्टोरिंग फोर्स हर एरिया पे परपेंडिकुलरली पहले लग रहा है, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस जिस एरिया पे लग रहा है उस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है। जैसे यहाँ छोटा सा एरिया है, रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर, पीछे की साइड में ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हर जगह एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इसलिए हम इसका नाम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, जिसे आप सिग्मा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स रीस्टोरिंग अपॉन एरिया ऑफ फ्री सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। रुकिए बात को समझिए, बात को समझिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अभी ये हवा में था तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था? उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल था। हम बोलते हैं देयर इज नो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये कहां था? हवा में, पानी के बाहर। हवा में तो पानी के अंदर होगा, ये कहां है? हवा में, पानी के बाहर। एयर भी तो हर जगह फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल। ठीक, जब तुम गहराई में डुबाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि गहराई में जाते हो तो फ्लूइड में पड़े थे, जितना गहराई में जाएंगे क्या प्रेशर बढ़ेगा और उसी की वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ जाएगा और उसके बाद ये कंप्रेस हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो दरअसल क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, इक्वल टू चेंज इन। सोचो पहले था P नॉट, कुछ नहीं हुआ, H डेव पीछे ले गए तो प्रेशर हो गया P नॉट प्लस रो जी एच। याद है आपको कि T नॉट यहाँ पे था, H डेव पीछे जाने पर प्रेशर कितना होता था? P नॉट प्लस रो जी एच होता था। तो P नॉट पे तो कुछ हो ही नहीं पाया था, प्रेशर कितना बड़ा? रो जी एच। इसी की वजह से कंप्रेस हुआ है। तो ये जो होगा डेल्टा P के बराबर होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके बराबर होता है बेटा? चेंज इन प्रेशर। डेल्टा P इज व्हाट? एक्सिस प्रेशर। डेल्टा P इज व्हाट? बैल बुद्धि, चेंज इन प्रेशर। हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं। सो रहे हैं, उबासी ले रहे हैं। इसके बाद का लेक्चर देखूंगा बेटा, देखा था मैं। कहाँ गया हो? अरे एकदम मजाल है कि कोई झपकी भी मार जाए कम बगल। देखो यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, हाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। रुकिए एक तो ना सबसे ज्यादा परेशानी आपकी क्या है ना, आपके समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप में लिखने की ज्यादा दिक्कत है और उस लिखने के चक्कर में समझने वाला काम कम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन, सरफेस एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? जिस एरिया में रीस्टोरिंग फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलर। क्लियर? अच्छा एक मिनट
क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर? चेंज इन प्रेशर मैंने क्यों किया? क्योंकि एयर में था तो कुछ होगा नहीं, आपने गहराई में डुबाया तभी तो दब गया, कंप्रेस हो गया, यानी ρgh से बढ़ाया ना प्रेशर। अच्छा बताइए यहाँ पे चेंज इन प्रेशर में P0 प्लस ρgh या P0 या ρgh? यानी अगर बोलेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैलकुलेट करो तो अपन बोलेंगे ρgh, अगर पानी में डुबा के किया होगा तो बोलेंगे ρgh। अब लिखो घबराहट नहीं होनी चाहिए, उदासी छाए तो बेटा बोल देना, ठीक है? उदासी छाए तो बोल देना, ठीक है? मन से नेगेटिविटी निकाल देनी चाहिए। आराम से आराम से। मिटा दे। अरे बोलो गार्गी बोलो। हाँ बोलो ना बेटा। हे शांत शांत जरा सुनने देना। हाँ आपने जो इसका दूसरा वाला केस बताया था, जैसे इसमें दूसरा वाला केस, हाँ कि जिसमें कि बाहर की तरफ पुल करते हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें मतलब अगर हम बलून का केस देखें तो एक टाइम पे वो परफेक्ट शेप ले लेता है, फिर उसके बाद में उसकी डायमेंशन ही बढ़ती है, तो उसमें ये होगा या नहीं होगा? बलून, हाँ बलून में हवा भरते हैं। हाँ तो एक बार वो परफेक्ट शेप ले लेता है, फिर उसके बाद सिर्फ उसकी डायमेंशन ही बढ़ती है, तो उसमें वाला केस होगा या नहीं? देखो मैं पहले बताता हूँ, एयर वहां पर एज एन इलास्टिक है, अगर वहां पे हवा जो भरी गई है बैलून के अंदर उसे हम इलास्टिक मान लेते हैं, ठीक है ना? अब वहां पर अगर हम बैलून को भर करके उसको हम बंद कर दिए ताकि हवा ना निकले, और अब उसके बाद वो वहां पे अभी रुका हुआ है, ठीक है ना? नॉर्मल अभी समझ के चलते हैं। अब उस बलून को तुम पानी में डुबा दो ताकि उसका शेप ना बदले, ठीक है ना? और गहरे पानी में डुबाओ तो बलून का शेप जो होगा वो छोटा हो जाएगा, वही शेप पे रहेगा लेकिन छोटा हो जाएगा। तो बोलेंगे एयर में इलास्टिसिटी होती है, जब वो बाहर से प्रेशर बढ़ा तो वो जो है कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने से एयर के अंदर ही कंप्रेस हुआ, जस्ट एन इलास्टिक बॉडी, और उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ जिसे प्रेशर कहेंगे यहाँ पर, तो एयर का प्रेशर अंदर से बढ़ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? नहीं समझ में आई? बैलून है, हवा भरा के बंद कर दो, अब उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो तब डिफाइंड होगा ना जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस तरह का लगेगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे नहीं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलने की उम्मीद मेरे से तो मत करना। पहले उसे पानी में डुबाएंगे ताकि बाहर से प्रेशर बढ़ जाए, और जो शेप है छोटा बैलून बन जाए, वही शेप में छोटा शेप आ जाएगा, तो बोलेंगे एयर कंप्रेस होगा। अच्छा पायलट भी मजे लेता है। बेटा ध्यान सुनिए, तो यहाँ पर बेटा जो बैलून है पानी में डुबाएंगे उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, शेप वही रहेगा, अंदर की हवा क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अंदर की हवा जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसमें बेटा हम आगे चल के आपको बताएंगे एयर में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यानी उसमें भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, जब वो कंप्रेस होता है तो प्रेशर एग्जर्ट होता है, एट दैट टाइम हम वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे जो कि चेंज इन प्रेशर के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? ये है कहानी है। आइए ध्यान से सुनते हैं थर्ड वाला केस जिसे हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। लिखिएगा बेटा थर्ड, शेयरिंग स्ट्रेस। बेटा प्लीज बातें नहीं, शेयरिंग स्ट्रेस जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? टेंजेंशियल स्ट्रेस।
शेयरिंग स्ट्रेस, जिसे क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहां पर बेटा रुकिए ध्यान से, अब मेरी बात सुनिए, ये काम की बात करूंगा। अगर थ्योरेटिकल सवाल ऐसा आ गया तो डेफिनेटली आप सही से पढ़ा रहेगा, याद रखिए सही से, तो जवाब दे जाएंगे। शेयरिंग स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जिसमें बॉडी का शेप बदलता है, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस में शेप नहीं बदलेगा, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेस ऐसा है जिसमें शेप बदल जाए। और शेयरिंग स्ट्रेस डिफाइन कब होता है, देखिए जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए बेटा, पहले ये बहुत सिंपल और फेमस एग्जांपल, ये मान लीजिए एक क्यूब है, और बेटा ये क्यूब बॉटम पे हमने इसे एक सरफेस पर, इसे सरफेस से हमने इसे फिक्स कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया, ठीक है। यहां पे गोंद लगा करके हमने इसे चिपका दिया, ठीक है, नीचे से इसे हमने चिपका दिया। और अब बेटा हम जो है फोर्स ऐसे लगा रहे हैं एरिया के पैरेलल, डिफॉर्मिंग फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, हर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हाथ रख के आप ऐसे करके कर सकते हैं, जैसे ये है ना, तो नीचे से फिक्स कर दीजिए और ऐसे फोर्स लगाइए और ऐसे करके करिए, तो देखिए यहां शेप बदल गया। अभी क्यूबॉइड है या क्यूब है, अभी ऐसे करेंगे तो अब साइड्स परपेंडिकुलर नहीं रहे, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, 90 डिग्री का एंगल है ना यहाँ, अब ये 90 डिग्री नहीं रहा, अब इसे बोलेंगे शेप बदल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो क्यूब होता है वो बेसिकली थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, इसमें ये देखिए आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, बहुत हल्का सा शिफ्ट होता है, वो तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बहुत हल्का सा शिफ्ट होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हल्का सा शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल आराम से। तो देखिए ये नीचे से तो फिक्स्ड है, नीचे से फिक्स्ड है, अब देखिए इसका जो साइड है वो हल्का सा टिल्ट हो गया, हमने फोर्स ऐसे लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने ऐसे लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो गया। तो यहां पर बेटा सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। और बताएं रीस्टोरिंग फोर्स कैसे जनरेट होगा, तो देखिए बहुत आराम से सुनिए, यहां पर सोचिए ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपर फेस पे एक मॉलिक्यूल है, फिर ये मॉलिक्यूल उसके ठीक नीचे, फिर ये मॉलिक्यूल नीचे, ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट पकड़ लीजिए, है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे अरेंजमेंट पकड़िए। अब बेटा नीचे से फिक्स कर दिए, अब ये बॉन्ड एक लाइक ए स्प्रिंग, बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग, बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग, बॉन्ड इज लाइक ए स्प्रिंग, ये बहुत ही पास होते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको खींचते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आगे पहुंच गया, ये आगे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो बॉन्ड आगे पहुंच गया ऐसे, और वो खींच गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे जनरेट होता है। नहीं आ रहा समझ में, जब आप आगे करके खींचते हो तो समझो, जैसे मेरे हाथ को समझो, ऐसे है और आप खींचोगे तो ये एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है, ऐसे समझ के चलना, ये प्लेट उसके ऊपर दूसरा प्लेट, अब मैंने ऐसे फोर्स लगा के आगे खींचा तो ये प्लेट ऐसे आगे जाएगा, तो ये जो बॉन्ड होगा बेटा वो टेढ़ा नहीं हो गया इधर की साइड में और खींच गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे खींचेगा। तो दरअसल क्या होता है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है यहाँ पर वो एरिया के पैरेलल डेवलप होता है, ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स देखिए ऐसे डेवलप होगा। इसीलिए बेटा वहां नॉर्मल स्ट्रेस बोले थे, क्यों, क्योंकि वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, यहां रीस्टोरिंग फोर्स एरिया के पैरेलल लग रहा है, जिस एरिया पे आप देख रहे हो उस एरिया के पैरेलल लग रहा है, तो इसीलिए यहां पर इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है, सिंपली आप समझ पा रहे हो, टेंजेंशियल का मतलब क्या होगा बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब एरिया के पैरेलल, एरिया के पैरेलल, टेंजेंशियल को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये रीस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, एरिया के पैरेलल, देखिए रीस्टोरिंग फोर्स पैरेलल per unit area of cross section is called the tangential stress। ये घबराने का नहीं, क्या इसमें शेप बदल जाएगा, यस इसमें शेप बदल जाएगा, है ना, इसमें शेप बदल जाएगा, ईमानदारी से, ईमानदारी से चल रहा है। मिटा दो बेटा,
बहुत पहले एक टाइम पे मैं कहा करता था कि डेली लेक्चर रिवाइज किया करो, घर पे जाके थोड़ा सा आधा घंटा लगेगा, पूरा एक चीज देखा करो। वो सब जारी है या छोड़ दिया? जारी है। असम मोह माया है, देखो सब कहते हैं लोग मोह माया है, सब माया जाल है। जब तक जीवन है ये माया जाल में रहोगे फंसे, ठीक है। बेटा बेटा आराम से लिखो बेटा, आराम से। क्यों फिर झुक गया, कम बगल झुक गया। हाँ अच्छा देखिए, तीनों तरह के स्ट्रेस हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्ट्रेन। देखिए सुनिए ध्यान से। स्ट्रेन, मुंडी को कहाँ रखेंगे बेटा? ऊपर। वेरी गुड। देखिए स्ट्रेन, ध्यान देना बेटा। स्ट्रेन सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, कुछ सवालों के जवाब दो। अरे सुनो सुनो, अरे अच्छा सुनिए। अच्छा बताओ बेटा, स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या समझे? रिस्टोरिंग फोर्स, परमिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब डिफॉर्मेशन होगा। भाई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन करेगा, उसी समय रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। इसीलिए बोलते बेटा हर स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है। हर स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन के बिना स्ट्रेस कहां से आएगा? और डिफॉर्मेशन का मतलब स्ट्रेन डेवलप होना। इसलिए बेटा स्ट्रेन भी जो होता है वो तीन तरह का होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आराम से सुनना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वेरी सिंपल, आराम से समझिएगा बच्चों, ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड है, बहुत आराम से सुनना भाई। ये रॉड है, इसका ओरिजिनल लेंथ है L, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें लेंथ में चेंज आया, थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है बेटा। मान लीजिए अब इसमें जो एक्सपेंशन हो गया वो x का हो गया, यानी अब न्यू लेंथ हो गया L प्लस x। अरे यार L क्या है? ओरिजिनल लेंथ और x क्या है? एक्सटेंशन एक्सपेंशन, है ना। या डेल्टा L भी लिख सकते हैं, चलो जान देते हैं, दूसरे डेल्टा L ले लो। डेल्टा L इज द चेंज। तो यहां पर बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या यहाँ शेप में कोई चेंज हो रहा है? सृष्टि सच में यही हो ना? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द चेंज। रुक जाओ, बस हो गया, बस हम तो टूट पढ़ते हैं, तो लिखो तो सही, क्यों टूट पड़ेंगे? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन, कोई यूनिट मिनट? नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक, क्या हर स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है? यस, जिस टाइप का स्ट्रेस उसी टाइप का स्ट्रेन। अरे जल्दी बोलो, जिस टाइप का स्ट्रेस उसी टाइप का स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा बताओ, गेस करो, जैसे कोई बॉडी है, उसको तुम पानी में डुबाते थे। अच्छा बताओ, पानी में डुबाने पर इसका शेप बदल जाएगा? सही शेप नहीं बनेगी, डायमेंशन है। वॉल्यूम चेंज हो गया। हाँ, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। पहुंचो, समझ के सृष्टि, ठीक है।
शांति, आराम। कुछ होनहार कितने अच्छे हैं, एकदम शांति से सो जाते हैं, बैठते हैं, अपना आराम से अपनी दुनिया में रहते हैं। कम से कम शांत तो रहते हैं। बेचारे रात भर पढ़ते हैं, बेटाए रात भर पढ़ते हैं, सोने का भी वक्त नहीं मिला उन्हें। देखिए सुनो प्यारे बच्चों, सुनो, अरे सुनो, तीसरी बात बेटा शेयरिंग स्ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, शेयरिंग स्ट्रेन। रुको, आपको रुकना ही होगा। अरे सुनो, शेयरिंग स्ट्रेन, सुनो बेटा सुनो, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? क्या शेयरिंग स्ट्रेस में शेप वही रहता था सृष्टि? हाँ, चेंज हो जाता था। अब रुकना बेटा, शेयरिंग स्ट्रेन बड़ा अजीबोगरीब तरीके से बताया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे ये क्यूब है बेटा, मान के चलिए, अच्छा बना देता हूं पूरा, ऐसे बना, ये रहने दो। हाँ रुक जाओ। जब आप यहाँ पर बेटा फोर्स ऐसे लगाते हैं तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट इधर डेवलप होगा? इधर लगाओगे तो इधर होगा। एक मिनट बेटा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे से कोई कहेगा कि सर ये ना एक क्यूब है, रुकना सर ये क्यूब है, ध्यान से, ये क्यूब है और फोर्स लगा ऐसे 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और क्यूब का साइड ए है, what will be the longitudinal, what will be the shearing stress and the longitudinal stress? तो देखो बेटा हम कैसे बताएंगे। सबसे पहली बात, अगर मुझसे कहेगा शेयरिंग स्ट्रेस इसमें कैलकुलेट करो, तो शेयरिंग स्ट्रेस होता है, पहले तो शेयरिंग स्ट्रेस डिफाइन कब होगा, दिमाग लगाना है, जब फोर्स सरफेस एरिया के पैरेलल लग रहा है। देखिए 10 का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे और एक कंपोनेंट इधर, ये कितना होगा 10 cos 30 √3/2, कितना होगा 5√3 होगा, और ये कितना होगा 10 sin 30 1/2 5 न्यूटन होगा इधर। तो बताओ शेयरिंग स्ट्रेस में कौन सा फोर्स लेंगे, 5 या 5√3? हाँ 5√3। अच्छा एक सेकंड रुको, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब जब आप फोर्स ऐसे लगाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा, और हम मान के चलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का होता है जितना फोर्स डिफॉर्मिंग का उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे सोचो एक स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से पुल करते हो, अब यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, और यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम है तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लगेगा 10 न्यूटन? अगर इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फोर्स लगा करके ऐसे और रोका हुआ मैंने, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर नहीं आया? वैसे तो शेयरिंग स्ट्रेस में रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स तो थोड़ी ना होता है। लेकिन अब बोलेंगे सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, अरे इक्विलिब्रियम भूल गए, कितना फोर्स है उतना फोर्स ये सरफेस तो इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर ये एरिया तो इक्विलिब्रियम में है, कहीं जा थोड़ी ना रहा है। इस एरिया पे आगे की तरफ जितना फोर्स होता है इधर है, इसलिए यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स किसके इक्वल है? सबकी आंखें कैसे झुकी झुकी से, खा के आया डकार भी नहीं ले पा रहा, तभी तो नींद आ रही है। खा के आया डकार मार लिया तो पराठे पच जाएंगे जो तुम लोग खा के घूमते फिरते रहते हो। देखो देखो, हाँ देखिए। अच्छा बेटा फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया में क्या लेंगे, एरिया ए स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया। अरे ठीक हो ना? हाँ मिटाओ इसको, अभी तो मैं ये समझा रहा था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
रुक जाओ सॉरी भी तुम्हें रुकना होगा आज। अब देखो, अच्छा बेटा जब फोर्स लगाएंगे तो ऐसे रहेगा नहीं, बल्कि ऐसे झुक जाएगा, बड़ा अजीबोगरीब, जोर से बोलो बड़ा। तो यहाँ पर जितने एंगल से ये घूम जाता है, टिल्ट हो जाता है, दिस टिल्टनेस इज दिस एंगल इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। बड़ा अजीब है नहीं? हाँ देखो है, लेकिन क्या करें, जोर से बोलो है लेकिन क्या करें। रुको रुको, यहाँ शेयरिंग स्ट्रेन होता है जितने एंगल से घूम गया। अब बेटा अगर मान लो ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस इधर आया और Q की साइड L है, तो जानते हो tan फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा सा भी पढ़े लिखे होते ना तो बोलते सर फाई के सामने परपेंडिकुलर की तरह ही है और बेस की तरह ही है, क्या x फाई L करेंगे? और tan फाई में फाई बहुत छोटा होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो tan फाई की वैल्यू फाई कर देंगे फॉर ए स्मॉल एंगल। जोर से बोलो, तो tan फाई की वैल्यू, तो शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा? x बाई एल यहाँ पर होगा, क्या होगा? x बाई एल। पहुंचो और बाकी बातें करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए। कल 10:30 ये आपको लगता है हम टाइम पे आ जाएंगे? जाओ बाहर जाके अपना आराम से जो है लोटो